So once again, good morning everyone. So in the previous class we have discussed about the introduction and processes. Two units we have done in the previous class of operating system. Hope you have all watched the video. In this class we are doing we'll do threads and process scheduling. We'll try to do scheduling algorithms also. उसके बाद we'll try to cover inter-process communication. Okay, that's good. So we are trying to make or confirm 4 units in our pocket. Okay, so without wasting the time, let's get started. The first हमें डिस्कस करना था व्हाट आर थ्रेड्स. ओके, सो पहले आप खुद सोचो कि थ्रेड्स क्या है. मुझे पता है ये बहुत सिली सा जॉब था कि आप खुद सोचो थ्रेड्स क्या है, क्योंकि थ्रेड्स आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो. अगर आपने प्रोसेस ठीक से पढ़ा है तो समझो आप थ्रेड्स भी पढ़ चुके हो एक तरह से. सो व्हाट आर थ्रेड्स? थ्रेड्स आर नथिंग बट आर लाइट वेट प्रोसेस. दिस इज द कीवर्ड LWP, लाइट वेट प्रोसेस. अगर वो पूछे व्हाट इज थ्रेड्स तो आपका एक एक सेंटेंस वन लाइनर आंसर होगा, थ्रेड्स आर द लाइट वेट प्रोसेसेस. उसके बाद आप उसको एलेबोरेट कर सकते हो. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग दैट कैन बी शेड्यूल्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोसेस and shared resources as a memory and file handles with other threads within the same process. मतलब रेफरेंस करने के लिए बेसिकली आप यही बोल सकते हो कि थ्रेड्स आर द लाइट वेट प्रोसेसेस. व्हाट डू मीन बाय लाइट वेट प्रोसेस? बेसिकली हम जो भी प्रोसेस के बारे में पढ़े थे, जो भी हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम्स पढ़े हम कि न्यू स्टेट, रनिंग स्टेट, और क्या था, रेडी स्टेट, और फिर ब्लॉक स्टेट, फिर टर्मिनेट स्टेट, 5 स्टेट्स पढ़े हमने. उसके बीच में जो ट्रांजिशन होता है हमने उसको स्टडी किया. तो ये सारे ट्रांजिशंस आपके थ्रेड्स में भी होंगे. अंडरस्टैंड? ये सारे ट्रांजिशन आपके थ्रेड्स में भी होंगे और ये सब कुछ आपको थ्रेड्स में पढ़ना है. तो दोबारा नहीं पढ़ना, बस आपको उसको रेफरेंस में लेके चलना है. थ्रेड्स बहुत ही छोटा टॉपिक है. थ्रेड्स आर द लाइटवेट प्रोसेसेस. तो वेरियस स्टेट्स ऑफ थ्रेड्स जैसे हमने पढ़ चुका है, न्यू स्टेट्स, रनेबल, रनिंग स्टेट, दिस इज रेडी स्टेट, रनेबल मींस रेडी स्टेट, ब्लॉक स्टेट एंड टर्मिनेटेड स्टेट. बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड्स, बता दो बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड्स. तो थ्रेड्स के कुछ बेनिफिट्स है. जैसा प्रोसेस के बेनिफिट्स होते हैं, अगर हम प्रोसेस को एक प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट दिस इज द डिफरेंस. तो थ्रेड्स के थ्रू पहला काम ये कर सकते हैं कि इट इंक्रीजेस द रिस्पॉन्सिवनेस. इट मीन्स इंटरैक्शन ऑफ द यूजर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इंक्रीजेस द रिस्पॉन्सिवनेस. सेकंड इज रिसोर्स शेयरिंग में हेल्प करता है. अगर हमारे पास एक प्रोसेस है पी, या एक और दूसरा प्रोसेस है P1 एंड P2, और इसमें से एक कोई भी लाइट वेट, अगर हम कोई रिसोर्स ये यूज़ कर रहा है, लेट सपोज एक रिसोर्स है R, और ये P1 कोई रिसोर्स यूज़ कर रहा है और P2 कोई रिसोर्स यूज़ कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ थ्रेडिंग, ये थ्रेडिंग को कर्व लाइन से डिनोट करते हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ थ्रेड. तो थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से हम बेसिकली रिसोर्स शेयरिंग में हमें थ्रेडिंग हेल्प कर सकता है. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमी. इकोनॉमी मीन्स इसके जो ओवरहेड आता है, इसका जो टाइम, जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ओवरहेड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और रिसोर्स शेयरिंग में, जो भी मेमोरी एलोकेशन में, अलग अलग चीज़ों में जो इसकी हम लोग इकोनॉमिक तरीके से देखते हैं कि कितना लोड आता है, वो लोड काफ़ी कम रहता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस. प्रोसेस की कंपैरिजन में कम होता है. दिस इज यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर. तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो हमारे पास एक प्रोसेस है, कोई एक काम है. उस काम को अगर एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, लेट सपोज. सी प्लस प्लस बाय द वे एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है. मैं बताता हूँ क्या होता है इसका मतलब. अगर हमारे पास एक कोड है इसमें, तो ये सी प्लस प्लस क्या करेगा, इस कोड को रन करेगा. ठीक है, इस पूरे कोड को एक बार में रन करेगा. ये करेगा सी प्लस प्लस. बट अगर मैं इसी कोड को, सेम कोड, अगर मैं इसको जावा में रन करूँ, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो क्या होगा? तो होगा क्या, सी प्लस प्लस क्या करता था, इस पूरे प्रोग्राम को, लेट सपोज मान लो कि इसको रन करने में 1 सेकंड का टाइम लगा, तो जावा में इस पूरे प्रोग्राम को रन करने में करीब करीब 0.7 सेकेंड्स का टाइम लगेगा, यानी कि इससे फास्टर. कैसे?
ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जावा क्या कर रहा है, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे काम को, इस पूरे टास्क को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर ले रहा है, मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर ले रहा है, मल्टीपल थ्रेड्स। और सी प्लस प्लस वो नहीं कर पा रहा, सी प्लस प्लस एक सिंगल थ्रेड में कर रहा है इसको, यानी कि सिंगल थ्रेड में डिवाइड कर रहा है और इस मल्टीपल थ्रेड में डिवाइड कर पा रहा है। और ये मल्टीपल थ्रेड को ये पैरेलली सॉल्व कर लेगा जावा। That's why Java is called multi-threaded language. Very important for an interview point of view. Java is a programming language which is a multi-threaded programming language. While C++ or JavaScript or other languages, these are single-threaded programming languages. इसमें आप मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, उसमें आप सिंगल थ्रेडेड कर सकते हो। आई थिंक यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज द मेन डिफरेंस कि मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है जावा एंड सी प्लस प्लस रैदर सपोर्ट्स सिंगल थ्रेड, और जावास्क्रिप्ट भी सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो थ्रेड्स हमें मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स को सपोर्ट करने की पावर देता है, यूटिलाइजेशन करने की मतलब क्या बोल पावर देता है, ताकि हम कोई भी प्रोसेस को पैरेलली रन कर सके मल्टीपल प्रोसेसर में और कोर्स में, जो कि हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। दिस इज अ थिंग, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ थ्रेड। तो थ्रेड्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ये हाइब्रिड भी बोलते हैं कहीं कहीं। मेनली ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज यूजर लेवल थ्रेड्स, सेकंड इज कर्नल लेवल थ्रेड्स एंड थर्ड इज हाइब्रिड थ्रेड्स। यूजर लेवल थ्रेड्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस टाइप का होता है। इसमें टॉप पे होता है यूजर लेवल, मिडिल पे होता है कर्नल लेवल, और ये होता है हार्डवेयर। ओके, तो यूजर लेवल क्या करता है, इसमें सारे एप्लीकेशन प्रोसेसेस जो कि कभी भी रन कर रहा है तो वो टर्मिनेट कर सकता है कभी भी। कर्नल लेवल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसकी प्रायोरिटी कम होती है। कर्नल लेवल थ्रेड्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसकी प्रायोरिटी कम होती है। अगर कर्नल लेवल थ्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक उसका काम पूरा खत्म ना हो जाए, तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा, बीच में कभी नहीं रुकेगा। वाइल यूजर लेवल थ्रेड्स जब एग्जीक्यूट कर रहा है और उसको बीच में कुछ भी ऐसा काम आता है, जैसे मान लो कर्नल लेवल पे कोई कमांड आ गया, तो वो पहले कर्नल लेवल को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस वो यूजर लेवल पे आएगा। यानी कि यूजर लेवल थ्रेड्स आर प्रीएम्प्टिव वाइल कर्नल लेवल थ्रेड्स आर नॉन प्रीएम्प्टिव, यानी कि वो बीच में सस्पेंड नहीं हो पाएगा, सस्पेंड नहीं होता है, और यूजर लेवल थ्रेड बीच में सस्पेंड हो जाता है। वी हैव डिस्कस दिस इन अर्लियर क्लासेस, होप यू वुड फॉलो। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, hybrid. So the combination of both user level threads and kernel level threads is called hybrid threads, और आप इसे रीड कर सकते हो, सेम थिंग। द कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, मैंने आपको समझा दिया था मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, अब उसका डॉक्यूमेंटेशन देख लो। मल्टी थ्रेडिंग इज द एबिलिटी ऑफ अ सीपीयू और अ सिंगल प्रोसेस टू मैनेज मल्टीपल थ्रेड्स कॉन्करेंटली, यानी कि कॉन्करेंटली मीन्स होता है कि आप एग्जीक्यूट कर रहे हो साथ में, कोई भी प्रोसेस को साथ में एग्जीक्यूट करना कॉन्करेंटली। आप इसको पैरेलली बोल सकते हो, पर पैरेलली और कॉन्करेंटली में एक स्लाइड से डिफरेंस होता है, मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। मल्टी थ्रेडिंग इज अ सिंगल कोर प्रोसेसर इन अ सिंगल कोर प्रोसेसर, और मल्टी थ्रेडिंग इज अ मल्टी कोर प्रोसेसर। दोनों में अलग अलग चीज़ें मल्टी थ्रेडिंग एक्ट करती है। फर्स्ट हम बात करते हैं सिंगल कोर प्रोसेसर में, इसमें टाइम की स्लाइसिंग होती है, दैट द सीपीयू स्विचेस डिफरेंट थ्रेड्स रैपिडली टू गिव इल्यूजन्स ऑफ अ पैरेलल एग्जीक्यूशन, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। बताता हूँ क्या होती है। मल्टी कोर प्रोसेसर में ट्रू पैरेललिज्म होता है, मल्टी थ्रेड्स रन साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट कोर्स, लीडिंग टू बेटर ऑप्टिमाइजेशन एंड फास्टर कंकरेंट एग्जीक्यूशन। बेसिकली मैंने रीड कर दिया, पर मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। ओके, पहले हम बात करते हैं सिंगल कोर पे। सिंगल कोर मीन्स कि आपका सीपीयू है, और ये आपकी सीपीयू, आपके सीपीयू में सिंगल कोर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर आपके पास कोई काम है, कोई भी प्रोसेस आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस आपके इस सीपीयू में जाएगा और इस सीपीयू में ये एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ये प्रोसेस है वन। अगर हमारे पास एक और प्रोसेस आता है टू, तो ये प्रोसेस थोड़ी देर के लिए हॉल्ट होगा, फिर ये टू प्रोसेस आएगा और फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। फिर मान लो प्रोसेस आता है थ्री, तो ये हॉल्ट होगा, फिर थ्री आएगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। प्रोसेस वन आया, इसका काम हुआ खत्म, फिर टू आया, इसका काम खत्म हुआ, फिर थ्री आया, इसका काम खत्म हुआ, तो ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रहा है। और ये इतना तेज हो रहा है, ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन इतना तेज हो रहा है कि हमें एक एल्यूजन लग रहा है, एक एल्यूजन लग रहा है कि
सारे के सारे ऑपरेशंस एक साथ हो रहे हैं, ये हमें एक इल्यूजन लग रहा है। ये बेसिकली हो नहीं रहा है ऐसा। सिंगल कोर में एक साथ मल्टीपल ऑपरेशंस नहीं हो सकते, और हमें ऐसा इल्यूजन लग रहा है क्योंकि इसका स्पीड इतना तेज़ है, हमें ऐसा इल्यूजन हो रहा है कि ये सारे के सारे प्रोसेसेस एक साथ हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग इन सिंगल कोर प्रोसेसर। मतलब सिंगल कोर प्रोसेसर में मल्टी थ्रेडिंग का ये मतलब होता है कि आपको टाइम की स्लाइसिंग कर दी गई विद द हेल्प ऑफ राउंड रॉबिन टेक्निक। राउंड रॉबिन के भी टाइम क्वांटम्स आपने पढ़ा होगा, तो टाइम स्लाइसिंग उसी का एक पार्ट है। टाइम स्लाइसिंग के थ्रू हम मल्टीपल प्रोसेसेस को स्विच कर सकते हैं, एक प्रोसेस के साथ दूसरे प्रोसेस को स्विच कर सकते हैं, और इसको इतनी जल्दी करते हैं कि हम लोग कि यूज़र को एक इल्यूजन होता है कि पैरेलल में एग्जीक्यूशन हो रहा है, और एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और अगर हम बात करते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर की, मल्टी कोर प्रोसेसर में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P2 और एक प्रोसेस है 3, तो क्या होगा, ये तीनों प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें रियली अलग अलग एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसमें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये अपना एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा अपना एग्जीक्यूट करेगा, अपना एग्जीक्यूट करेगा। इन तीनों अपना अलग अलग एग्जीक्यूट कर रही, ऐसा नहीं है कि पहले P1 होगा फिर P2 होगा फिर P3 होगा। दिस इज द डिफरेंस। So it's called true parallelism. Multi-threads run simultaneously, एक साथ प्रोसेस करते हैं डिफरेंट कोर्स में। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ मल्टी-थ्रेडिंग। तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं क्या बेनिफिट्स है। पहले तो थ्रूपुट इंक्रीज होगा, यानी कि जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, रिसोर्स के यूटिलाइजेशन अच्छे होंगे, स्पेसिफिक डिज़ाइन हो जाएगा, यानी कि मॉड्यूलर हो जाएगा कोड। अपने पास मल्टीपल प्रोसेस के लिए मल्टीपल कोर्स हैं, तो एक टास्क को और बेहतरीन हो सकता है, उसकी एफिशिएंसी और अच्छे से हो सकती है, उसको मेंटेन अच्छे से किया जा सकता है, डिज़ाइन कर किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ यूज केस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग वेब सर्वर्स में यूज होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूज होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग में यूज होता है। कंक्लूजन इज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल कंपोनेंट इन मॉडर्न कंप्यूटिंग। बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है स्केलेबल एंड परफॉर्मेंट या मोर रिस्पॉन्सिव ऐप्स बनाने के लिए। अभी आपने स्प्रिंग बूट सुना होगा, स्प्रिंग बूट। तो मल्टीपल बहुत सारी कंपनीज स्प्रिंग बूट प्रेफर करती हैं, क्यों? क्योंकि वो मल्टी थ्रेडिंग, क्योंकि वो जावा का फ्रेमवर्क है और वो मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है। और मल्टी थ्रेडिंग बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, आप बोल सकते हो बहुत क्रूशियल है। सिर्फ स्प्रिंग बूट कितना प्रेफरेबल है, क्योंकि स्प्रिंग बूट जावा का ही फ्रेमवर्क है और मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है। तो बहुत सारी कंपनीज जावा पे स्विच हो रही है। तो अगर आप जावा सीखना चाह रहे हो या मल्टी थ्रेडिंग के बारे में और जानना चाहते हो जावा के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट करो। तो उसके हिसाब से हम जावा की स्प्रिंग बूट पे भी कर सकते हैं, लेक्चर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव डिस्कस प्रोसेसेस। ओके, थ्रेड्स हो गए। थ्रेड्स में डेफिनेशन, वेरियस स्टेट्स, बेनिफिट्स, टाइप्स थ्रेड्स और मल्टी थ्रेड्स के बीच का कॉन्सेप्ट भी अंदर पढ़ लिया। नेक्स्ट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग। ओके, प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में देखते हैं। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि प्रोसेस शेड्यूलिंग होता क्या है। ओके, तो लेट्स सपोज हमारे पास प्रोसेस शेड्यूलिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास एक सीपीयू है। मैं आपको पहले पूरा कंसेप्चुअल आइडिया देता हूँ। सीपीयू है, ये हमारे पास है एक रैम, अपना रैम है, अपना प्यारा रैम। हमारे पास है एक डिस्क, डिस्क 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 को हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं। चलो, ये अपना डिस्क। डिस्क में अपनी एक फाइल है। लेट्स सपोज फाइल का नाम है टेस्ट डॉट सी की फाइल है। ओके, टेस्ट डॉट सी की फाइल है। अब क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होगा अगर मैं इस फाइल पे डबल क्लिक करूँ, डॉट डॉट, और बताओ ये क्या होगा। ये डिस्क पे, यानी कि हार्ड ड्राइव पे, हार्ड डिस्क पे, जो भी बोल सकते हो आप। अब क्या होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा। सबसे पहले तो ये बहुत लोग बोलेंगे कि आप इसमें डबल क्लिक करोगे तो ये टेस्ट फाइल सीपीयू में जाएगी और एग्जीक्यूट होगी, पर ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ये बात हमेशा नोट कर लेना आप कि कभी भी फाइल हार्ड डिस्क पे एग्जीक्यूट नहीं करती, हार्ड डिस्क से सीपीयू में नहीं जाती, कभी ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करोगे, तो ये डॉट सी फाइल, इसके अंदर मान लो ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगे कुछ ना कुछ, तो ये डॉट सी फाइल रैम में चली जाएंगी। सबसे पहले ये हार्ड डिस्क से या सेकेंडरी स्टोरेज से अपनी प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में आएगी। रैम में पहले ये स्टोर होंगे ये सारी चीज़ें,
और इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो सब चीज, इंस्ट्रक्शन 1 2 3, जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे रैम में आएंगे। रैम में आने के बाद क्या होगा, रैम में आने के बाद क्या होगा, ये सारे इंस्ट्रक्शंस, ये सारे प्रोग्राम्स एक एक करके सीपीयू में एग्जीक्यूट करेंगे। पहले वन होगा, फिर वन खत्म होगा तो बाहर निकलेगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, ऐसे होता है। सो अब मेरे को एक बात बताओ, ये सब तो ठीक है हो रहा है, पर मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि इसमें प्रोग्राम 1 2 3 में से पहले कौन आएगा सीपीयू में, तो वो फैसला कैसे करेंगे पहले कौन आएगा सीपीयू में। तो यहाँ पर आता है सीपीयू शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट। तो बहुत लोग पूछेंगे शेड्यूलिंग क्या होता है, नाम पे मत जाना, शेड्यूलिंग क्या होता है। शेड्यूलिंग क्या होता है, शेड्यूलिंग इज द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेक डिसीजंस। शेड्यूलिंग इज द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, आप इतना याद रखो, ये लिखा होगा। शेड्यूलिंग को बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेक डिसीजंस, आप डिसीजंस लेते हो शेड्यूलिंग में। तो सीपीयू शेड्यूलिंग में हमें पहले पढ़ना क्या है वो समझते हैं। फाउंडेशन एंड शेड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव, शेड्यूलिंग हम करते क्यों, ओके। सो शेड्यूलिंग करने का हमारा, शेड्यूलिंग है सीपीयू शेड्यूलिंग में डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट सीपीयू शेड्यूलिंग सिस्टम, ओके, सीपीयू शेड्यूलर। सो द फंक्शन क्या होता है सीपीयू शेड्यूलिंग के, सबसे पहले तो सेट अ प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू टू रनिंग, रेडी क्यू टू टू रन इनटू सीपीयू, यानी कि यानी कि यहाँ रेडी क्यू यानी कि रैम से सीपीयू पे लाना। रेडी क्यू मतलब रैम होता है, पिछले क्लास में पढ़ा था। रैम से, रेडी स्टेट से सीपीयू पे लाने को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शेड्यूलिंग। ये हमारा फंक्शन है। गोल्स क्या है, शेड्यूलिंग किया क्यों जाता है। सबसे पहले तो मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, हमें सीपीयू की यूटिलाइजेशन बढ़ानी है, थ्रूपुट बढ़ाना है। और टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये सब चीज, ये सारे टाइम्स क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टाइम्स को मिनिमाइज करना पे आप इतना याद रखो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट की क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मतलब वो प्रोसेस डिस्क से मेमोरी में आता है, उसे अराइवल टाइम बोलते हैं। डिस्क से रेडी स्टेट में आया, उसे अराइवल टाइम बोलते हैं। इसे आप एक एनालॉजी से याद कर सकते हो कि आप क्रिकेट खेलने गए हो, तो क्रिकेट खेलने गए हो आप घर से 8 बजे सुबह निकले हो, 8 AM को निकले हो। 8 AM आपका अराइवल टाइम होगा। आप ग्राउंड पे पहुंचे 8 बजे, तो 8 बजे आपका अराइवल टाइम होगा, ठीक है। दिस इज द थिंग। फर्स्ट इज अराइवल टाइम, ओके। अराइवल टाइम क्या होता है, व्हेन द प्रोसेस कम्स फ्रॉम न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट इज कॉल्ड अराइवल टाइम। सेकंड इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम इज टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस इन रेडी क्यू, यानी कि रैम में टाइम प्रोसेस कितना स्पेंड किया, यानी कि यहाँ से डिस्क से यहाँ पर तो आ गया, अराइवल टाइम हो गया इसके 8 बजे, 8 बजे ग्राउंड पहुंच गया। फिर ग्राउंड खाली, ग्राउंड इन द सेंस सीपीयू, सीपीयू अभी खाली नहीं है, तो ये रैम में कितनी देर वेट करेगा, दिस इज कॉल्ड वेटिंग टाइम। तो रैम में वेट करने का टाइम को बोलते हैं वेटिंग टाइम। नेक्स्ट इज बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम इज कि प्रोसेस कितनी देर सीपीयू में रहा, एग्जीक्यूट कितने देर किया, एग्जीक्यूशन टाइम इज कॉल्ड बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम इज दैट कि आप ग्राउंड में कितने देर खेले, क्रिकेट कितनी देर खेले, तो आपका बर्स्ट टाइम हो जाएगा। आयो बर्स्ट टाइम रहने दो अभी। कंप्लीशन टाइम यानी कि आप कितने बजे आपका खेलना खत्म हो गया, एग्जैक्ट टाइम जिसमें आपको खेलना खत्म हो गया। तो लेट्स सपोज मैं एनालॉजी को आगे बढ़ाता हूँ। पहले तो मैं 8 बजे सुबह पहुंचा था, अराइवल टाइम मेरा 8 बजे हो गया। मैंने 1 घंटा वेट किया, तो वेटिंग टाइम मेरा 1 घंटा हो गया, यानी कि अभी बज रहे हैं 9, 9 बज रहे हैं। और फिर 9 से मैंने 2 घंटे खेले, तो 10 11, 11 बजे तक हम खेले। और 11 बजे हमारा फिनिशिंग टाइम हो गया, यानी कि कंप्लीशन टाइम हो गया 11 बजे। अब हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है हमारा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम था हमारा 11 बजे, और अराइवल टाइम था हमारा 8 बजे। 11 - 8 कितना होता है, 3 आवर्स। 3 आवर्स मीन्स हमने ग्राउंड में कितने टाइम वेट किया, मतलब कितने टाइम हम थे। तो 2 घंटे हम क्रिकेट खेल रहे थे, और 1 घंटे हमने वेट किया। तो बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम ये भी बोल सकते हो, या कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इसका फॉर्मूला है, इसको आप याद कर रख लो। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। यानी कि टर्न अराउंड टाइम हमारा निकल के आता है 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे हम ग्राउंड में थे, 1 घंटे वेट कर रहे थे, और 2 घंटे खेल रहे थे। दिस इज द टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। आइए इसको रहने दो, इतना याद रखो। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेटिंग टाइम।
वेट कितना किया, तो टर्न अराउंड टाइम आपका कितना निकला था, 3 निकला था। 3 टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम कितना निकला आपका, बर्स्ट टाइम निकला 2 घंटे का। 2 घंटे का बर्स्ट टाइम कितना आया, 11। 11 क्या हो गया आपका, वेटिंग टाइम हो गया। देखो अपने वेटिंग टाइम 1 घंटे वेट किया था, निकल गया जैसे ज़्यादा ही। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं, इसे एक्सप्लेन करने आना चाहिए। ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है, सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक्स पूछी जा सकती है, इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो ये हम सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज सीपीयू शेड्यूलिंग में टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स। फाउंडेशन और शेड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स, शेड्यूलर्स कितने तरह के होते हैं, शेड्यूलर्स समझते हैं शेड्यूलर्स कितने तरह के होते हैं। तो उससे पहले हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम देखेंगे थोड़ा सा। प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या होता है, ये हमारा प्रोसेस स्टेट डायग्राम था। इसमें न्यू स्टेट से रेडी स्टेट जा रहा था, यानी कि डिस्क से रैम में जा रहा था। तो डिस्क से रैम जाने का रास्ता आपको सोचो, डिस्क हार्ड डिस्क से रैम, हार्ड डिस्क से रैम जाने के लिए रास्ता थोड़ा लंबा है, आप याद करना सिखा रहा हूँ आपको। शेड्यूलर्स पहले सीखते हैं, शेड्यूलर्स टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स पूछा था, शेड्यूलर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया शेड्यूलिंग क्या होती है। Scheduling is the ability to make decisions. Scheduling means making a decision, okay? Or scheduler are the components of operating system that makes decision. Scheduling means फैसले लेना, और scheduler means जो फैसले लेता है। So तीन तरह के शेड्यूलर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मिड टर्म शेड्यूलर। देन इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो न्यू से रेडी स्टेट में के बीच में डिसीजंस लेता है। यानी कि आप फिर से स्टेट डायग्राम पे चलो। न्यू यानी कि डिस्क से रेडी स्टेट यानी कि रैम पे। तो ये आप इमेजिन करो, ये रास्ता थोड़ा लंबा है, डिस्क से रैम का रास्ता थोड़ा लंबा है, तो इसमें एलटीएस एक्ट करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसका काम क्या होता है कि न्यू डिस्क से रैम पे कौन सा प्रोसेस आएगा वो ये डिसाइड करेगा, एलटीएस डिसाइड करता है। फिर रेडी से रनिंग स्टेट में कौन आएगा, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म ना, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, यस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कि रेडी से कौन सा प्रोसेस रन करेगा सीपीयू पे। तो ये डिसाइड करता है अपना शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। रेडी से यानी कि रैम से सीपीयू में कौन जाएगा, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिस्कस करता है। और रनिंग स्टेट से ब्लॉक स्टेट में कौन जाएगा, ये सस्पेंड कौन हुआ, ये डिसाइड करता है अपना मिड टर्म शेड्यूलर। तीन तरह के शेड्यूलर्स होते हैं। शेड्यूलर्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। शेड्यूलर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मेक्स डिसीजंस। तीन तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म एलटीएस, शॉर्ट टर्म एसटीएस और मिड टर्म एमटीएस। यूजर हेल्प इन सस्पेंड, ये डिसाइड करता है कौन रन करेगा, ये डिसाइड करता है कौन रैम में जाएगा। ओके, दिस शेड्यूलर हमने पढ़ लिया। अब शेड्यूलिंग क्राइटेरिया पे पढ़ते हैं, कितने शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले शेड्यूलिंग क्राइटेरिया शुरू करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं कुछ कुछ चीज़ बताता हूँ। हमने टर्न अराउंड टाइम कर लिया क्या होता है, वेटिंग टाइम कर लिया क्या होता है। उससे पहले बता दूँ कि शेड्यूल लेंथ क्या होता है। तो और थ्रूपुट का क्या फॉर्मूला होता है। थ्रूपुट एन से स्टाइल एन से ईटा आप बोलते हैं, तो इस ईटा से नोट करते हैं। ईटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोसेस एन, कितने प्रोसेस है, अपॉन शेड्यूल लेंथ कितना है। तो शेड्यूल लेंथ को एल से नोट करते हैं। शेड्यूल लेंथ इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑल एन प्रोसेसेस एज पर द शेड्यूल। थ्योरी मत याद रखो, मैं सीधा क्वेश्चन करता हूँ तो सबको आइडिया लगे, एकदम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ चीज़ें नहीं देगी, जैसे ये चीज़ें नहीं दी होती है क्वेश्चन में, इतनी चीज़ें आपको दी होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं समझना। सबसे पहले होता है अपना अप्रोच है, शेड्यूलिंग अप्रोच है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमारा पहला अप्रोच है जो कि सिलेबस में है। हमने सीपीयू यूटिलाइजेशन अभी डिस्कस करेंगे, थ्रूपुट डिस्कस कर लिया, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर रहे हैं, इस तरह से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम क्या है, ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। अराइवल टाइम मैंने देखते पहले क्या है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा।
प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। आपको निकालना क्या होगा क्वेश्चन में, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस वन, P1 आया, P1 आया, फर्स्ट प्रोसेस P1 आया, P1 कितना, P1 अराइवल टाइम 0 पे आ चुका है, कितना रन किया 4, बर्स्ट टाइम मीन्स कितना देर रन किया, 4 यूनिट रन किया, तो कितना रन करेगा ये, P1 आया, 4 यूनिट P1 ने रन किया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 4 यूनिट रन करने के बाद P2 आया जिसने 3 यूनिट रन किया, तो P2 आया जिसने 3 यूनिट रन किया, तो हो गया 4 + 3 7। नेक्स्ट P3 आया जिसने 5 यूनिट्स रन किया, तो P3 आया जिसने 5 यूनिट्स रन किया, तो ये हो गया 12। कंप्लीशन टाइम कितना होगा, तो P1 का कंप्लीशन टाइम हो गया, P1 का कंप्लीशन टाइम हो गया 4 यूनिट पे, P2 का हो गया 7 पे और P3 का हो गया 12 पे कंप्लीट हो रहा है। तो अब एक टेबल बनाओगे कंप्लीशन टाइम पे, कंप्लीशन टाइम का टेबल बनाओगे ये कि P1 पे 4 पे खत्म हो रहा है, फिर P2 7 पे खत्म हो रहा है और P3 12 पे खत्म हो रहा है। फिर बनाओगे टर्न अराउंड टाइम पे, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला आपने डिस्कस किया था, क्या था याद करो, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, देख लो ऊपर या बैक करके, कंप्लीशन टाइम 4 माइनस अराइवल टाइम 0, तो सेम आ जाएगा, 7 माइनस 0 7 आ जाएगा, 12 माइनस 0 तो 12 आ जाएगा, यानी कि अपना टर्न अराउंड टाइम में निकल के आ गया, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। नेक्स्ट वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला था टर्न अराउंड टाइम माइनस क्या था, कंप्लीशन टाइम, नहीं बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम कितना है 4, बर्स्ट टाइम कितना है 4, 4 4 4 माइनस 4 0, 4 7 माइनस 3 4, 12 माइनस 5 7, यहाँ पर आ गया वेटिंग टाइम आ गया, वेटिंग टाइम आ गया अपना, बस यही चीज़ हमें निकालनी थी। अब इसके एवरेज निकाल लो, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम सबको सम करके डिवाइड बाय 3, 23/3, और एवरेज वेटिंग टाइम सबको सम करके डिवाइडेड बाय 3, 11/3। और इसमें देखो प्रोसेस 1 से लेके प्रोसेस 3 तक कितने प्रोसेस है टोटल, तो 12 प्रोसेस है, 0 से लेके 12 तक है। तो एल यानी कि अपना शेड्यूल लेंथ जो हमने यहाँ बताया था, शेड्यूल लेंथ क्या होता है, देखो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या थी, एल टोटल टाइम टू कंप्लीट ऑल एंड प्रोसेस एज पर द शेड्यूल, शेड्यूल के हिसाब से एल जो होता है शेड्यूल लेंथ, शेड्यूल लेंथ कितना होता है कि प्रोसेस टोटल शुरू से लेकर एंड तक में कितना प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 12। अगर आपसे इस टाइप के सेम क्वेश्चन रहेगा, इसको आप खुद से सॉल्व करना एक बार, रेफरेंस लेके दोनों चीज निकल जाएगा। और अगर आपसे थ्रूपुट पूछूं मैं, इसमें थ्रूपुट कितना होगा, थ्रूपुट का क्या फॉर्मूला था, एन अपॉन एल, एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ प्रोसेस कितने 3 है, तो 3 अपॉन एल कितना है 12 है, दिस इज द थ्रूपुट 3/12। और इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपकी इफिशियंसी निकल जाएगी, यानी कि इन तीन प्रोसेस के जितने, अगर अराइवल टाइम इतना बर्स्ट टाइम है, और आप अगर फीफो अप्रोच लगा रहे हो तो क्या इसकी इफिशियंसी आएगी। तो आपको क्या करना है, अलग अलग अप्रोचेस लगाने पड़ेंगे, फीफो लगाएगा, फिर एसजेएफ होते हैं और फिर राउंड रॉबिन होते हैं, इन सब में आपको यही चीजें निकालनी है, इफिशियंसी थ्रूपुट निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है, और आपको देखना है कि कितना चेंज आ रहा है परसेंटेज में और कौन बेटर है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है एग्जाम्स में, यही सब आते हैं। कोई सिंपल सा इसी टाइप का न्यूमेरिकल दे देगा कोई और बोलेगा आपको तीनों मेथड से सॉल्व करो, जैसे हमने अभी फीफो सॉल्व किया, आपको भी राउंड रॉबिन से भी करना है और एसजेएफ से भी करना है। एसजेएफ और राउंड रॉबिन क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे, एसजेएफ पे आते हैं, एसजेएफ क्या होता है। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होती है। तो हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है, पर इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं तुरंत। What is the difference between preemption, preemptive process and non-preemptive process? तो preemptive and non-preemptive क्या होता है, अगर हमारे पास एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है और बीच में उसका फोर्सफुली उसे हम सस्पेंड करके दूसरा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा दे, दिस इज कॉल्ड प्रीएम्पशन, यानी कि फोर्सफुली डीलोकेशन ऑफ एनी प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीएम्पशन, और जिसमें नो फोर्सफुल डीलोकेशन हो वो नॉन प्रीएम्पशन। नॉन प्रीएम्पशन किसके साथ होता है, नॉन प्रीएम्पशन होता है सिस्टम कॉल्स में, जब सिस्टम कॉल होता है, जब हायर प्रायोरिटी प्रोसेस होती है तो उसमें प्रीएम्पशन नहीं होता। और प्रीएम्पशन किस में होता है, प्रीएम्पशन होता है यूजर प्रोसेसेस में, उसमें यूजर होता है, मतलब बेसिकली जो भी यूजर ओरिएंटेड प्रोसेसेस होती है उसमें होता है प्रीएम्पशन। तो नॉन प्रीएम्पशन के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। पहला, इट लैक्स इंटरएक्टिवनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस, अगर एक प्रोसेस है जो कि वो रन कर रहा है और वो नॉन प्रीएम्प्टिव है, यानी कि वो यूजर सिस्टम कॉल है, तो
वो क्या होगा, वो तब तक एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करेगा जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए। अगर वो प्रोसेस बहुत बड़ा है तो तब तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, यानी कि वो इंटरैक्टिवनेस नहीं रहा उसमें, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं रहा, और बाकी प्रोसेसेस के लिए वो स्टारवेशन हो जाएगा उसमें। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस। while in case of preemptive processes क्या होता है कि प्रोसेस के पास इंटरैक्टिवनेस होती है, रिस्पॉन्सिवनेस होती है। अगर एक प्रोसेस रन कर रहा है, दूसरा प्रोसेस दोबारा आ गया, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो उस केस में ये रन करेगा, उसके बाद ये भी रन कर जाएगा। तो इसकी इसमें प्रायोरिटी के हिसाब से होता है, टाइम के हिसाब से होता है, ये सब चीज़ों के हिसाब से ये प्रियम्पशंस होती है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रियम्पशन एंड नॉन प्रियम्पशन प्रोसेस, जो कि हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, प्रियम्पटिव एंड नॉन प्रियम्पटिव प्रोसेस। नेक्स्ट हम वापस वहीं पर पढ़ते हैं जो एसजेएफ पे आ रहे थे। एसजेएफ क्या होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। और मैंने आपको क्यों बताया पहले प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन के बारे में, अभी दिखाता हूँ। तो हमने पढ़ लिया एस फीफो टेक्निक पढ़ लिया, फीफो बैक शेड्यूलिंग। फीफो में हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देख लिया, फीफो सॉरी एफ एफ सी एफ एस देख लिया। नेक्स्ट इज एसजेएफ। एसजेएफ का फुल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। पैनिक मत करो, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, या शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट भी बोल सकते हो। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें हम, मैं आपको एक लाइन बताता हूँ इसमें क्या होता है। हम एफ सी एफ एस में क्या करते थे, जो प्रोसेस पहले आया उससे सीपीयू में डाल दो। इसमें क्या करेंगे, जिस प्रोसेस को बर्स्ट टाइम यानी कि उसके रन होने का टाइम सबसे कम है, उसको पहले भेजो। बस ये यही बोलता है, इतना आप समझ गए, यानी कि हो गया। जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसको पहले भेजो। उससे क्या होगा, यानी कि जो जल्दी खत्म होगा उसको पहले खत्म करवा दो, और जो बाद में होता है उसे बाद में करवा दो। दिस इज द कंप्लेंट आइडिया। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल नंबर 1 ये देख लो आप। हमारे पास 6 प्रोसेसेस है, और ये हमारे पास उसके अराइवल टाइम्स है और बर्स्ट टाइम्स, ये तीनों चीज़ें हमें गिवन रहती है। तो पहले तो P1 आया, क्योंकि P1 आ चुका था तो उसका बर्स्ट टाइम 2 हुआ, तो 2 तक आया। फिर P2 आया, उसका बर्स्ट टाइम 3 था तो 5 रन किया। फिर P3 आया, उसका बर्स्ट टाइम 1 था तो यहाँ तक रन किया। नेक्स्ट जब 6 टाइम हो चुका था, यानी कि P4 आया, फिर P5 आया, फिर P6 आया। इसमें अराइवल टाइम का भी एक रोल है कि कौन से अराइवल टाइम में कौन सा प्रोसेस आया है। देख सकते हो, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें आप देख सकते हो अराइवल टाइम बढ़ता हुआ है। इस केस में अराइवल टाइम रैंडम है, तो इस केस में मैं ज़्यादा समझा सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो फीफो अप्रोच की तरह ही इसमें हुआ है। इसमें कुछ एसजेएफ जैसा नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ एक जगह हुआ था बस। उसके अलावा इसमें हम लोग एसजेएफ का ट्राई करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस, आप देखो अराइवल टाइम रैंडम है। सबसे पहले प्रोसेस हमेशा इसको बोलते हैं गैंट चार्ट। ये जो है इसे बोलते हैं गैंट चार्ट। गैंट चार्ट हमें शो करता है कि प्रोसेस कहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है और कितने टाइम के एग्जीक्यूट कर रहा है। सबसे पहले प्रोसेस शुरू होता है जीरो से शुरू हुआ। इसमें देखो फर्स्ट अराइवल टाइम सबसे छोटा कौन सा है, 2 है। तो फर्स्ट प्रोसेस 0 से 2 तक रन करेगा। 2 में प्रोसेस P4 आएगा, उससे पहले कोई भी नहीं आया। अराइवल टाइम मीन्स प्रोसेस के आने का समय। तो सबसे छोटा टाइम क्या है, 2 है, यानी कि 2 में प्रोसेस 4 आया। तो इसका मतलब 0 से लेकर 2 तक सीपीयू आइडल रहा। आइडियल रहा, इसका मतलब इस सीपीयू में कोई भी प्रोसेस रन नहीं हुआ, कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। तो पहले P4 आया, P4 कितना एग्जीक्यूट करेगा, 3 एग्जीक्यूट करेगा। तो P4 ने 3 एग्जीक्यूट किया, तो 2 से लेकर 5 तक P4 चला। फिर अपने पास प्रोसेस टाइम आ चुका है 5। तो 5 टाइम तक कौन से प्रोसेस अवेलेबल हो चुके थे, तो प्रोसेस 2 अवेलेबल हो चुका है, प्रोसेस 5 हो चुका है, प्रोसेस 6 हो चुका है। यानी कि हमारे पास अब ऑप्शंस है, प्रोसेस 2 का ऑप्शन है, प्रोसेस 5 का ऑप्शन है, प्रोसेस 6 का ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम 5 हो चुका है। देखो टाइम 5 हो चुका है। अब ये 4 5 से पहले, यानी कि P2 अब आ चुका है हमारे चॉइस में, और 5 हो चुका है तो P5 भी आ चुका है, और 3 में ये P6 भी आ चुका है। डन, क्योंकि ये सारे के सारे 5 से कम है। 6 नहीं है, क्योंकि 6 आगे आने वाला है, 10 भी आगे आने वाला है। तो इनमें से हमें कौन चुनना है, क्योंकि ये सब हमारे प्रोसेस, हमारे पास चॉइस है इन सब चीज़ों की। तो कौन चुनना है जिसका बर्स्ट टाइम कम हो, जैसे जैसे इसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो सबसे शॉर्टेस्ट जॉब किसका है, तो देखो दो तीनों का जो बर्स्ट टाइम है सेम है। अगर केस में मान लो इसका इसका बर्स्ट टाइम 1 होता, इन केस अगर इसका बर्स्ट टाइम 1 होता तो हम इसे चुनते, या इसका 1 होता तो इसे चुनते। तो बर्स्ट टाइम इसका कम होता हम उसे चुनते। पर इस केस में तीनों का बर्स्ट टाइम सेम है, तो ये एक एक्सेप्शन केस है। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम, अगर टाई होता है, इसमें लिखा है टाई केस में आप लोअर प्रोसेस आईडी को चुनो। यानी कि सबसे लोअर प्रोसेस आईडी कौन सा है, 2 है, तो देखो 2 आएगा, P2 आएगा। P2 कितना चलेगा, 2 यूनिट चलेगा, 5 6 7, तो 7 तक चला। फिर कौन आएगा, फिर P5 आएगा। तो
P5 आया, फिर P6 आएगा, तो P6 आया। अब P6 में टाइम कितना हो चुका है? P6 प्रोसेस में टाइम देखो 11 हो चुका है। 11 में हमारे पास सारे प्रोसेस आ चुके हैं। प्रोसेस 1 भी आ चुका है, प्रोसेस 3 भी आ चुका है, और प्रोसेस 4 तो हमने एग्जीक्यूट ऑलरेडी कर लिया। तो 1 और 3 में कौन आएगा? बस टाइम किसका काम है? 1 का है, तो 1 आएगा, P1 आएगा, क्योंकि बस टाइम 1 का 1 है और P3 का 4 है। तो पहले बस टाइम P1 आएगा, फिर P3 आएगा। और इन दिस वे हमारा ये 16 आ चुका है। अब हम इसका कंप्लीशन टाइम लिखेंगे। कंप्लीशन टाइम लिखेंगे, उसके बाद इसका टर्न अराउंड टाइम लिखेंगे, फिर इसके वेटिंग टाइम लिखेंगे। सब सारी चीज़ निकाल के इससे एवरेज निकाल देंगे, और दैट विल बी आवर आंसर। तो एसजेएफ हम सीख चुके हैं। एसजेएफ मींस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। बस टाइम हमारा शेड्यूलिंग मैटर होगा, राइट होगा, जिसमें हमें मेजर करना है बस टाइम के हिसाब से उसके रेफरेंस में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है राउंड रॉबिन। सो राउंड रॉबिन, और क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो राउंड रॉबिन से लेके राउंड रॉबिन, मल्टी प्रोसेसर, रियल टाइम और प्रोसेस, पूरा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ कवर किया। हमने पूरा थ्रेड्स यूनिट कवर किया, थ्रेड्स क्या होती है, फिर सारे रिस्पॉन्स टाइम, फिर एस जे एफ और एफ सी एफ एस और नॉन प्रिएम्प्टिव प्रिएम्प्टिव डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।